हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। आज हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे और फोर्थ पार्ट का आज का हमारा टॉपिक है आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन। आर्टिस्टिक यानी कि जो बार ग्राफ हम बना रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, थोड़े देखने में अट्रैक्टिव होने चाहिए। एस्थेटिक होने चाहिए ताकि जैसे अगर हम नीट एंड क्लीन बार ग्राफ होंगे तो उसे रीड करना आसान होगा, है ना, उसे इंटरप्रेट करना आसान होगा। विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए वो डाटा बहुत अच्छे लगेंगे। इसलिए जो है हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम डाटा को आर्टिस्टिक और एस्थेटिक बना सकते हैं। In addition to the steps described in previous sections, there are also some other more artistic and aesthetic aspect one can consider when preparing visual presentation of data to make them more interesting and effective. तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम जो डाटा बनाते हैं उसको बनाते समय ये नहीं है कि हम उनके बीच का गैप कैसा रख रहे हैं। एकदम बीच का गैप बिल्कुल ठीक होना चाहिए। डाटा की जो विड्थ होनी चाहिए वो भी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए ताकि वो देखने में प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे लगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीके से हम उसे प्रेजेंट कर पाए और देखने में वो इफेक्टिव लगे। फर्स्ट, व्हेन मेकिंग अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सच एज अ पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ, तो जो क्या है हम बना रहे हैं कि विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए हम पिक्टोग्राफ बना रहे हैं। पिक्टोग्राफ क्या होते हैं, जैसे कि हमने इतने बार पढ़ा कि जिसमें पिक्चर के थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कोई भी इजीली समझ सके कि किस पिक्चर्स के बारे में दिखा रखा है। और बार ग्राफ में टेबल देखने की ज़रूरत नहीं होती, नंबर्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि किसका जो फ्रिक्वेंसी है ज़्यादा है, किसकी कम है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक इट फिट इन द इंटेंडेड स्पेस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो पिक्टोग्राफ बना रहे हैं, जो बार ग्राफ बना रहे हैं, वो जो आपको स्पेस दिया हुआ है, अब ये तो है नहीं आपके एक छोटा सा मतलब आपके कॉपी का जो पेज है उससे बड़ा बार ग्राफ बना रहे हैं, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं, तो एक मिडल की आपको फ्रीक्वेंसी रखनी होती है। बार ग्राफ देखने में अट्रैक्टिव लगे, ना तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ज़्यादा छोटे होने चाहिए। स्पेस का अच्छी तरीके से यूज़ होना चाहिए। दिस कैन बी कंट्रोल्ड फॉर एग्जाम्पल बाय चूजिंग द स्केल अप्रोप्रिएटली। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो स्केल ले रहे हैं बार ग्राफ बनाने के लिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा छोटे बार ग्राफ बन रहे हैं, आपने स्केल इतना छोटा ले लिया या आपने स्केल इतना बड़ा ले लिया कि बार ग्राफ इतने ज़्यादा बड़े बन रहे हैं कि वो रीड करने में नहीं आ रही, इन्फॉर्मेशन लिखने पे नहीं आ रही है। या आप पिक्टोग्राफ के लिए जो स्केल चूज़ करें वो भी आपको करेक्ट लेना है कि मान लीजिए अगर आपने एक जो काइट वाला हमने देखा था एग्जाम्पल, एक काइट का मतलब आप 4 ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ी बड़ी यूनिट्स ले रहे हैं कि आपका जो रीड करने पे ही नहीं आ पा रहा, ना इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट हो पा रहा। इसलिए जो आप स्केल लेंगे, जो यूनिट लेंगे, वो आपको बहुत ध्यान से लेनी है। एज वी हैव सीन अर्लियर, इट इज़ ऑल्सो डिजायरेबल टू मेक द डाटा रिप्रेजेंटेशन विजुअल अपीलिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो डाटा आप बना रहे हैं, जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, जिसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो विजुअल अपीलिंग होना चाहिए, देखने के लायक होना चाहिए। देखने से ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो डाटा है क्या कह रहा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है। ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सब पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो दैट द इंटेंट ऑडियंस अप्रिशिएट द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड। तो जब डाटा अच्छा होगा, देखने में इफेक्टिव होगा, इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, तो क्या होगा, ऑडियंस जो है, जो उसे पढ़ रहा है, जो उसे देख रहा है, जो उसे अंडरस्टैंड कर रहा है, वो उसे अप्रिशिएट करेगा, है ना। इन्फॉर्मेशन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है डाटा के थ्रू। तो इस तरीके से सब डाटा की प्रेजेंटेशंस पे आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको और दिया है। Here is a table naming the tallest mountain and each continent along with their heights of each mountain in meters. नीचे कॉन्टिनेंट्स के यानी महाद्वीप के नाम दिए हुए हैं, उनके साथ ही उनके माउंटेन के नाम भी दिए हुए हैं। चलिए एक बार इसको टेबल को रीड करते हैं। यहाँ पे है कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया में सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर्स। साउथ अमेरिका में एकांकागुआ, ये इसकी हाइट है 6962 मीटर्स। नॉर्थ अमेरिका में देनाली टॉलेस्ट माउंटेन है, इसकी हाइट है 6194 मीटर। अफ्रीका में है किलिमंजारो,
इसकी हाइट है 5895 मीटर। यूरोप में है एल्ब्रस जिसकी हाइट है 5642 मीटर्स। अंटार्कटिका में है विंसन मासिफ जिसकी हाइट है 4892 मीटर्स। ऑस्ट्रेलिया में है कोइजेस्को जिसकी हाइट है 2228 मीटर्स। अब आपसे बोला है हाउ मच टॉलर इज माउंटेन एवरेस्ट देन माउंटेन कोइजेस्को। तो इन दोनों में से माउंट एवरेस्ट में से और कोइजेस्को में से कौन सा जो टॉलर है माउंटेन। तो आप दोनों की हाइट को मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये है 8848 मीटर्स और इसकी हाइट है 2228 मीटर्स। तो आप देख के बता सकते हैं ये 8 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑफकोर्स माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। आर माउंटेन देनाली एंड माउंटेन किलिमंजारो वेरी डिफरेंट इन हाइट। तो माउंटेन किलिमंजारो या माउंटेन देनाली और किलिमंजारो दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इनका जो ग्राफ बनेगा तो इनका ग्राफ थोड़े बहुत ही डिफरेंस से बनेगा। जैसे फर्स्ट वाला देनाली का जो ग्राफ बनेगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा और किलिमंजारो को हल्का सा ही छोटा बनेगा। तो इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी हाइट में। दिस इज़ नॉट ईजी टू क्विकली डिस्कर्न फ्रॉम ए लार्ज टेबल ऑफ नंबर्स। तो अगर हम इस टेबल के थ्रू डाटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। क्योंकि अगर ग्राफ बने होते तो उसको देख के, बार ग्राफ देख के तो हम आसानी से बता सकते थे कि किसकी हाइट सबसे ज़्यादा बड़ी है, किसकी छोटी है। लेकिन अगर ये नंबरिंग में दे रखे तो इसको समझना, उसको फिर माइनस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। As we have seen earlier, we can convert the table of numbers into a bar graph. ऐसे ही जैसे हमने आगे भी सीखा था कि कैसे हम इस टेबल को किस में चेंज कर देंगे, इन नंबर्स को चेंज कर देंगे हम बार ग्राफ में। As shown on right, here each value is drawn as a horizontal box. तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो हॉरिजॉन्टल बॉक्स में दिखाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके होती है, जो स्लीपिंग लाइन होती है। These are longer or shorter depending on the number they represent. अब बार ग्राफ आपके कितने लॉन्ग होंगे, कितनी उनकी हाइट होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नंबर दे रिप्रेजेंट, जो नंबरिंग्स हमें दी होगी वो उस पर प्रेजेंट करेगा। ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी पे ही प्रेजेंट करते हैं कि बार ग्राफ की जो हाइट होगी, जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। This makes it easier to compare the heights of all these mountains at a glance. जब हम इसे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो एट अ ग्लांस, एक नज़र में ही देख के हम बता सकते हैं कि किसकी हाइट में कितना डिफरेंस है ना। चलिए इसका एक बार ग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पे बार ग्राफ भी दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। नीचे जो है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो नंबरिंग दी हुई है और यहाँ पे लिखे हुए हैं नाम। जैसे एशिया में सबसे बड़ा जो माउंटेन है एवरेस्ट है, इसकी हाइट आप देख रहे हैं कितनी ऊंची दे रखी है ना। जो हमसे क्वेश्चन पूछा था देनाली और किलिमंजारो की हाइट में कितना डिफरेंस है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंस है ना। अब इसमें इस चीज़ को देखना कितना आसान लग रहा है। अगर आप कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जो छोटा आपका जो माउंटेन है वो कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कोई जिसको है ऑस्ट्रेलिया का। बार ग्राफ देख के बता सकते हैं सबसे बड़ा एवरेस्ट को, सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। तो बार ग्राफ से हम इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, बार ग्राफ से चीज़ों को समझना, ठीक है। However, since the boxes represent height, it is better and more visual appealing to rotate the picture. तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, हाइट को दिखाना, ये कितना अच्छा, मतलब आंखों को अच्छा लगने वाला, एकदम से समझने वाला, इजी टू अंडरस्टैंड रिप्रेजेंट करना है डाटा को, है ना। सो दैट द बॉक्सेस ग्रो अपवर्ड। इसलिए जैसे अगर हमने ये जो बॉक्सेस लिए वो इस तरीके से लिए हैं, चाहे हम इसको इस तरीके से भी बना सकते थे, इसमें कोई वो नहीं है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड लाइक माउंटेन। अ बार ग्राफ विथ वर्टिकल बार इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉलम ग्राफ। जो वर्टिकल बार्स हम बनाते हैं, वर्टिकल बार कौन से थे, जो इस तरीके से हम बनाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम ग्राफ भी कहते हैं। ध्यान रखना आप इस बात को, इसे कॉलम ग्राफ भी कहते हैं। तो जो हाइट अगर हम दिखा रहे हैं किसकी, माउंटेन की, तो आप इस तरीके से दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। कि जैसे पहाड़ की जैसे हाइट होती है, इस तरीके से वो ज़मीन से ऐसे उठते हैं, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। कॉलम आर द पिलर्स यू फाइंड इन अ बिल्डिंग दैट होल्ड्स अप द रूफ, ठीक है।
तो कॉलम क्या होते हैं? कॉलम अगर हम बात करें वर्टिकल लाइंस की या कॉलम लाइंस की, तो ये फाइंड पिलर्स होते हैं, एक तरीके से पिलर्स दिखते हैं जो कहाँ से, ऐसा लगता है कि रूफ की तरफ जा रहे, ऊपर की तरफ जा रहे जमीन से, है ना, सीधे खड़े हुए। Below is a column graph for our table of tallest mountain. From this column graph, it becomes easier to compare the visualize the height of mountains. देखो, पहले इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया था, इससे भी ज़्यादा इजी तरीके से देखो यहाँ पे करा है प्रेजेंट। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको समझने में, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वो इस तरीके से ही होते हैं, और अगर हम इसको कॉलम ग्राफ में अगर इसको दिखाएं तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना। तो इसलिए इसको ऐसे भी दिखाया है, जैसे एशिया एवरेस्ट जो माउंटेन है सबसे बड़ा है, उसके बाद है साउथ अमेरिका का एंकांकागुआ जिसकी हाइट इतनी है। तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इफेक्टिव तरीका है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसको क्या कहते हैं हम? कॉलम ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। इन जनरल इट इज़ मोर इंट्यूटिव, सजेस्टिव एंड विजुअल अपीलिंग टू रिप्रेजेंट हाइट्स। तो ये एक तरीका है कि एक तो ये सजेस्टिव तरीका है, मतलब सुझाव देने वाला तरीका है, विजुअल अपीलिंग है कि आंखों को देखने के लिए अच्छा है, समझना है, इजी टू अंडरस्टैंड है, रिप्रेजेंट करना आसान है। ठीक है, और रिप्रेजेंट्स की जो हाइट इस तरीके से दिखाई गई है, नाम भी लिखे हैं, नंबर्स भी लिखे हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इसने नंबर्स को शो कर रहे हैं, कौन सा एवरेस्ट किसको शो कर रहा है, तो ये चीज़ें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, that are measured upward from the ground using bar graph that have vertical bars or columns. तो जैसे हम अपवर्ड्स की तरफ बनाते हैं ना, ग्राउंड से ऊपर उठते हुए, जैसे इस तरीके से बनाते हैं ना, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बजाय इसके कि हम ये लेटे हुए बनाते हैं, स्लीपिंग लाइंस बनाते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। आपको इस तरीके से ही बनाने चाहिए ग्राफ। तो इसे वर्टिकल बार्स कह रहे हैं हम, कॉलम्स कह रहे हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली लेंथ that are parallel to the ground, for example distance between location or earth, are usually best represented using bar graph with horizontal acres. तो वही कह रहे हैं कि आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इफेक्टिव लगेगा। हॉरिजॉन्टल एकर्स विदाउट इसके ऐसे नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से ही कॉलम बार्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। फिगर इट आउट के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ यू वांटेड टू visually represent the data of the height of the tallest person in each class in your school. अगर आप कोई डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी डाटा को, कि सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट पर्सन है आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, वुड यू यूज़ ए ग्राफ विद वर्टिकल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार्स? वाई? तो आप कौन से ग्राफ का यूज़ करेंगे? वर्टिकल बार्स का यूज़ करेंगे या हॉरिजॉन्टल बार्स का? तो वर्टिकल बार्स है हमारे इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल बार्स थे हमारे ऐसे। तो किसी की भी हाइट शो करने के लिए आप हमेशा वर्टिकल बार्स का ही यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल बार्स का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हाइट क्या दिखाती है? नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना दिखाती है। अब हमने जो माउंटेन्स की हाइट देखी थी वो कैसी होती है? नीचे से ऊपर तो होती है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ तो उठती है। तो ये वाले जो ग्राफ है वर्टिकल वाले या कॉलम ग्राफ जिसे हम कह रहे हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से दिखेंगे, है ना, तो इनका यूज़ करेंगे हम। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में हम लिखेंगे, आई वुड यूज़ वर्टिकल बार्स बिकॉज इट इज़ मोर इंट्यूटिव, सजेस्टिव एंड विजुअल अपीलिंग टू रिप्रेजेंट हाइट्स दैट आर मेजर्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड यूजिंग बार ग्राफ्स दैट हैव वर्टिकल बार्स और कॉलम्स। तो आप ये लिखेंगे कि ये जो है सजेस्टिव तरीका लगता है, देखने में ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, विजुअली अपीलिंग होता है। ठीक है, इफेक्टिव तरीका है। अगर हम किसी की हाइट को शो कर रहे हैं तो इस तरीके से ही वर्टिकल या कॉलम ग्राफ में ही आपको शो करनी चाहिए, जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस टॉपिक में बात करें आर्टिस्टिक, यानी बार ग्राफ को सजाना कैसे, देखने में कैसे अच्छे लगेंगे, तो उनके आर्टिस्टिक तरीके की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ यू वर मेकिंग अ टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑन ईच कॉन्टिनेंट एंड देयर लेंथ, अगर आप एक टेबल बना रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन कौन सी है, कौन से कॉन्टिनेंट में, यानी किसी महाद्वीप की कौन सी सबसे लंबी रिवर है, नदी है, उसकी लेंथ बता रहे हैं, वुड यू प्रेफर टू यूज़ अ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स और विद हॉरिजॉन्टल बार्स? तो आप हाइट लेंथ बता रहे हैं किसकी, रिवर्स की, तो आप कौन से बार ग्राफ को
प्रेफर करेंगे, वर्टिकल बार्स को या हॉरिजॉन्टल बार्स को। ट्राई फाइंडिंग आउट दिस इंफॉर्मेशन एंड देन मेक अ कॉरस्पॉन्डिंग टेबल एंड बार ग्राफ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, टेबल बनानी है, बार ग्राफ बनाना है। विच कॉन्टिनेंट्स हैव द लॉन्गेस्ट रिवर, ये भी बताने की कौन सी कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है। तो आंसर देखो, आई वुड प्रेफर यूज हॉरिजॉन्टल बार्स अभी because lengths that are parallel to the ground. Distance between location on earth are usually best represented using bar graphs with horizontal bars. ठीक है, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो टेबल यहाँ लिखी हमने रिवर्स और कॉन्टिनेंट्स यहाँ लिखी उनकी लेंथ। जैसे नाइल नदी है अफ्रीका की जिसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर्स में है ना। अमेजन में साउथ अमेरिका, इसकी हाइट है 6400। यंगदस रिवर ये है कहाँ की, एशिया की 6300 किलोमीटर्स। मिसोरी रिवर्स है नॉर्थ अमेरिका की। वोल्गा रिवर्स है यूरोप की। म्यूरी डार्लिंग रिवर है ऑस्ट्रेलिया की। एंड ओनेक्सी रिवर्स है अंटार्कटिका की। सबकी हाइट आपको दे रखी है किलोमीटर्स में। इसको अब हम बार ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे, है ना। अब इस देख के आप बता सकते हैं कि सबसे लंबी जो रिवर है वो कौन सी है। तो ये नील नदी है कहाँ की, अफ्रीका की, जिसकी हाइट आपको यहाँ तक दिखा रखी है। सेकंड अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो ये अमेरिका की हो जाएगी, है ना, साउथ अमेरिका की अमेजन नदी। उसके बाद है एशिया की। तो आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं आसानी से कि कौन सी नदी सबसे ज़्यादा लंबी है, कौन सी नदी, दो नदियों की जो हाइट है वो एक दूसरे से थोड़ी सी मिलती हुई है, थोड़ी ही कम है। जैसे इन दोनों की आप हाइट देख सकते हैं, थोड़ा ही डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और लास्ट वाली रिवर देखो कितनी छोटी है। तो सबसे छोटी की अगर बात करें तो ये हो जाएगी ओनेक्सी, है ना। तो इस तरीके से जो बार ग्राफ में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि टेबल में उस चीज़ को समझ पाना इतना इजी नहीं था, लेकिन अगर हम बार ग्राफ देखें तो बार ग्राफ को एक नज़र में देख के बता सकते हैं हम कि मतलब डाटा को इंटरप्रेट करना बहुत ईजी हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्फोग्राफिक्स। क्या होती है इन्फोग्राफिक्स? देखो, व्हेन डाटा विजुअलाइजेशंस सच एज द बार ग्राफ्स आर फर्दर ब्यूटिफाइड विद मोर एक्सटेंसिव आर्टिस्टिक एंड विजुअल इमेजिनरी। तो हम क्या करते हैं, डाटा को विजुअलाइज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ब्यूटीफाई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो आर्टिस्टिक लगे, देखने में ईजी टू अंडरस्टैंड हो, इफेक्टिव लगे, विजुअली इमेजिनरी हो। दे आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स और इन्फोग्राफिक्स फॉर शॉर्ट। तो हम उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स। जब आप जो डाटा को आर्टिस्टिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या एस्थेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है इंफॉर्मेशन ग्राफिक। इंफॉर्मेशन ग्राफिक को ही आप शॉर्ट वे में इन्फोग्राफिक्स भी कहते हैं। द एम ऑफ इन्फोग्राफिक्स इज to make use to attention attracting and engaging visuals to communicate information even more clearly and quickly in a visual pleasing way। तो इन्फोग्राफिक्स का क्या मतलब है, इनका मेन एम है, मेन उद्देश्य है इनका अटेंशन अट्रैक्टिव, कि बार ग्राफ इस तरीके से बनाए जाए कि वो अटेंशन सीकर हो, एकदम से देखते ही मतलब सबकी नज़र उस पर पड़े, इंगेजिंग हो, विजुअल तरीके से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो, कम्युनिकेट करना इजी हो, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल सके, ठीक है, इवनली मोर क्लियरली, बहुत साफ सुथरे होने चाहिए, क्विकली अंडरस्टैंड होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने ग्राफ बनाए और बीच में गैप बिल्कुल जरा जरा सा रखा, समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा ग्राफ किसका है, या आपने नीचे नंबर्स लिखे इतने पास पास में लिख दिए कि कौन सा नंबर किसका है वो ही नहीं पता लग रहा। तो बहुत अच्छे से इनके बीच का गैप, इनकी चौड़ाई, इनकी विड्थ बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि वो आसानी से समझे जा सके। एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इन्फोग्राफिक्स कैन बी यूज टू कम्युनिकेट डाटा इवन मोर सजेस्टिवली। तो जब हम इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बार ग्राफ को, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा सजेस्टिवली हो जाते हैं। लेट अस गो बैक टू द टेबल अबाव लिस्निंग द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन ईच कॉन्टिनेंट। अगर हम ऊपर वाले टेबल को देखें कि टॉलेस्ट माउंटेन ये था ना, ये वाली टेबल, तो इस टेबल को देख के आप इजी बता सकते हैं, इजीली तरीके से
अगर आप कुछ को ना ये भी ना देखें और ये भी ना देखें तो आप ये बार ग्राफ देख के बता सकते हैं कि सबसे लंबा बार ग्राफ ये है। उसके बाद आप इसका नाम देखेंगे कि ये कौन सा है, तो ये है एशिया का माउंट एवरेस्ट। सबसे छोटा अगर आपसे पूछे तो आपको नंबर्स काउंट करने की जरूरत नहीं है कि नंबर्स कितने हैं, कितना डिफरेंस है, आप बिल्कुल इजी तरीके से देख के बता सकते हैं। या आपसे पूछे किन दो माउंटेन के बीच में जो गैप है, हाइट में जो गैप है वो कम है, तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत कम है या इन दोनों के बीच में भी बहुत कम है। तो इस तरीके से इसको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं ये, है ना। वी ड्रॉ अ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स कॉलम्स। तो हमने कैसे बनाए थे, वर्टिकल बार्स यानी कॉलम बार्स में बनाए थे रादर देन हॉरिजॉन्टल बार्स। तो वर्टिकल बार्स में ही आपको बनाने चाहिए, है ना, हॉरिजॉन्टल बार्स में नहीं बनाने। टू बी मोर इंडिकेटिव ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन्स क्या होते हैं, वो ऊपर की तरफ तो बढ़ते हुए होते हैं, और या जिस चीज़ की भी हम हाइट दिखाएं या लेंथ दिखाएं तो वो इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करना अच्छे लगते हैं, ठीक है, इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करने चाहिए हाइट को, लेंथ को। बट इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल्स वी कुड यूज ट्रायंगल्स विच लुक अ बिट मोर लाइक माउंटेन एंड वी कैन ऐड अ स्प्लैश ऑफ कलर्स एज वेल। हियर इज द रिजल्ट। अगर हम इसी माउंटेन को रेक्टेंगल फॉर्म में शो करें या ट्रायंगल फॉर्म में शो करें, ठीक है, जैसे माउंटेन की शेप होती है इस तरीके से, ऐसे शो करें, अलग अलग कलर्स का यूज़ करें हर माउंटेन के लिए, जैसे कि यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे। तो ये जो माउंटेन बनाए ना, सबके लिए देखो अलग अलग कलर का यूज़ करा है, और इनकी फिगर माउंटेन वाली ली है ट्रायंगल की, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे मीटर्स लिखे हैं, कौन सा कहाँ का कॉन्टिनेंट का लिखा है, नेम लिखे कॉन्टिनेंट के, तो इस तरीके से शो भी करा है। While this infographic might look more appealing and suggestive at first glance, अगर हम इसको देखें तो ये देखने में कितना सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है ना। तो ऊपर वाले बार ग्राफ से ज़्यादा आप सबसे पहले जो कलरफुल चीज़ें होती हैं वो हमारी आंखों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना, उनकी तरफ हम ज़्यादा जाते हैं। इट डज हैव सम इशू, लेकिन इसमें कुछ इशू है। क्या इशू है, चलिए देखते हैं। द गोल ऑफ आवर बार ग्राफ अर्लियर वॉज टू रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ वेरियस माउंटेन। हमारा गोल क्या है, हमारा मेन उद्देश्य है कि बार ग्राफ के थ्रू अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो माउंटेन्स है उनकी हाइट को रिप्रेजेंट करना है। यूजिंग बार ग्राफ ऑफ द अप्रोप्रिएट हाइट बट द सेम विथ। हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं कि हाइट तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग हो, उसके नंबर के अकॉर्डिंग हो, लेकिन सेम विथ हो। विथ यानी कि उसकी चौड़ाई, हर ग्राफ की, हर बार ग्राफ की जो चौड़ाई हो वो सेम होनी चाहिए, है ना। द पर्पज ऑफ यूजिंग द सेम विथ वॉज टू मेक इट क्लियर दैट वी आर ओनली कंपेयरिंग हाइट्स। इसका पर्पस क्या है, अगर हम इनकी हाइट विथ है जो वो सेम ले रहे हैं, विथ सेम लेने का मतलब ये है कि ताकि वो ज़्यादा क्लियरली दिखे, है ना, और उनकी जो हाइट है वो कंपेयर करने में आसान रहे। क्योंकि अगर आप ऊपर वाले टेबल को देखें, जो ऊपर वाले बार ग्राफ दिखा रखे हैं ट्रायंगल शेप में, तो ये देखो इसकी चौड़ाई यहाँ पे कितनी ज़्यादा है और यहाँ से इतना मोटा भी दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे ये पतला दिखाया हुआ है। सबकी जो बेस वाली लेंथ है वो सेम नहीं है, देख रहे हैं आप। अगर हम इस वाली को देखें तो इस फिगर को देख के ऐसा लग रहा है कि सबसे छोटा ये है, क्या ये इतना ही छोटा होगा देखने में भी, तो ऐसा नहीं है ना। सबकी कम से कम हाइट जो है नीचे वाली बेस वाली वो सेम होनी चाहिए। कोई ज़्यादा मोटा दिखा रखा है, कोई पतला दिखा रखा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इनकी विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये क्लियरली समझ सके, कंपैरिजन करना आसान हो। हाउएवर इन दिस इंफोग्राफिक द टॉलर ट्रायंगल्स आर ऑल्सो वाइडर। दिख रहा है आपको, यही मैंने अभी बताया, जो टॉलर ट्रायंगल है, जो सबसे लंबा ट्रायंगल है, वो वाइडर भी दिखा रखा है, चौड़ा भी दिखा रखा है। आर टॉलर माउंटेन ऑलवेज वाइडर। क्या जो टॉलर माउंटेन होते हैं, लंबे माउंटेन होते हैं, क्या वो सच में चौड़े होते हैं? ऐसा तो नहीं होता। लंबे माउंटेन इस तरीके के पतले भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो हर बार ऐसे ही हो, ठीक है। या छोटा माउंटेन ऐसा ही होगा, वो इस तरीके से भी हो सकता है छोटा। तो आप इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। द इंफोग्राफिक इज एम्प्लाइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट मे मिसलीडिंग एंड मे और मे नॉट बी करेक्ट। तो ये कभी कभी मिसलीडिंग भी कर देता है, क्योंकि हम बार ग्राफ को इस तरीके से देख रहे हैं। अब जरूरी नहीं है जो सबसे लॉन्गेस्ट बार ग्राफ है वो यहाँ से भी चौड़ा हो, वो इस तरीके से भी लॉन्गेस्ट हो सकता है
है ना। तो कभी कभी इसमें हम मिसलीडिंग हो जाते हैं, कभी कभी ये करेक्ट नहीं भी होते हैं। समटाइम्स गोइंग फॉर मोर अपीलिंग पिक्चर्स कैन यूज एक्सीडेंटली मिसलीड। तो कभी कभी हम एक्सीडेंटली इसमें मिसलीड हो जाते हैं, जानबूझ के नहीं। जैसे अब इसको ड्रॉ कर लिया, अब देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलरफुल है, आप सबसे ज़्यादा इसी को देखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, बस ये दिक्कत है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा चौड़ा हो। हर बार जो बड़ा टॉलर माउंटेन है वो नीचे से भी चौड़ा ज़रूरी नहीं है, वो पतला भी हो सकता है। सबकी इक्वल हाइट मतलब चौड़ाई है जो विथ है वो इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है इन्फोग्राफिक्स में। टेकिंग दिस आइडिया फर्दर एंड टू मेक द पिक्चर्स इवन मोर विजुअली स्टिमुलेटिंग एंड सजेस्टिव। लेकिन अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये क्या है, ज़्यादा विजुअली स्टिमुलेटिंग है ना, आंखों को देखने में अच्छी लग रही है। एट ए ग्लांस से एकदम से आप इसी पे जाएंगे इस पिक्चर को देखने के लिए, सजेस्टिव भी है। वी कैन फर्दर चेंज द स्पेस ऑफ द माउंटेन टू मेक दैम लुक इवन मोर लाइक माउंटेन। अगर हम इसको माउंटेन की शेप दे दें, जैसे आपके माउंटेन्स होते हैं उस तरीके की शेप दे दें, लाइक इस तरीके से, क्या ये वाले ठीक है? अगर इस तरीके से हम बार ग्राफ की तरह शो करें, इस ग्राफ की तरह शो करें, कि ये ठीक रहेगा? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। And other details while attempting to preserve the heights. For example, we can create an imaginary mountain range that contains all these mountains. जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना पिक्चर, तो यहाँ पे माउंटेन की शेप दे दी, दिख रहा है आपको? सबसे ऊंची जो माउंटेन है एवरेस्ट लिख दिया, यहाँ पे एशिया लिख दिया, हाइट कितनी है ये भी लिख दिया, सेकंड जो हाईएस्ट है कांकागुआ बना दिया, साउथ अमेरिका लिख दिया, मीटर्स में हाइट भी बता दी। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, सबसे छोटा यहाँ पे कर दिया रिप्रेजेंट। क्या ये वाला ठीक है? तो चलिए, इज द इन्फोग्राफिक्स बिलो बेटर देन द कॉलम ग्राफ? तो ये क्या है इन्फोग्राफिक्स, ये थोड़ा सा ठीक है कॉलम ग्राफ के थ्रू। विद रेक्टेंगुलर कॉलम्स ऑफ इक्वल विथ द माउंटेन्स लुक लाइक रियलिस्टिक बट इट इज पिक्चर एक्यूरेट। अब यहाँ पे जो माउंटेन की जो पिक्चर दी है वो एक्यूरेट दिखाने की कोशिश की गई है, रियल माउंटेन्स दिखाने की कोशिश की गई है। क्या ये अभी भी एक्यूरेट है? फॉर एग्जाम्पल, एवरेस्ट अपीयर्स टू बी ट्वाइस एज टॉल एज एलब्रश। तो आप देख रहे हैं ये इसके साथ में ही दे दी, ज़्यादा खुल सही से नहीं दिखाई ना ठीक से। यहाँ पे भी थोड़ा सा जो बेस्ट है वो हमारा यही तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, और ये वाला यहाँ दिखा दिया, इसको रिप्रेजेंट करने यहाँ कर सकते थे, तो ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। वट इज़ 5642 मल्टीप्लाई 2? While preparing visually appealing presentation of data, we also need to careful that the pictures we draw do not mislead us about the facts. तो हमें जो हम पिक्चर्स दिखा रहे हैं, जो भी बार ग्राफ बना रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन हम डाटा की कर रहे हैं, वो मतलब मिसलीड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दिखा दें या हाइट अपनी तरीके से दिखा दें, या आप जैसे आपने ट्रायंगल वाला दिखाया, कुछ चौड़ा दिखा दिया, कुछ पतला दिखा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको देख के आपका यही अंदाज़ा जाएगा कि जो छोटे जो माउंटेन्स होते हैं वो नीचे से चौड़े होते हैं, है ना, और जो लंबे माउंटेन्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो इस तरीके से लंबे जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वर्टिकल लाइन्स में ही शो करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन जनरल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी केयरफुल व्हेन मेकिंग और रीडिंग इन्फोग्राफिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इन्फोग्राफिक्स की रीडिंग कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, तो बहुत केयरफुल तरीके से उसको पढ़ना चाहिए, उसको बनाना भी बहुत केयरफुली चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रियल पिक्चर्स माउंटेन्स तो दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ भी दिखा रहे हैं, ना वो क्लियरली समझ में आ रहा है, और ना ही सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, क्या उनके बीच में इतना ही गैप है कि सबसे बड़ा वाला इतना होगा और कांकागुआ यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है, क्या पता वो यहाँ तक हो। तो इस तरीके से आप इसको ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसमें, सो दैट वी डू नॉट मिसलीड आवर इंटेंडेड ऑडियंस एंड वी आवर सेल्व्स आर नॉट मिसलीड, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि सजेस्टिव तरीका कौन सा है, वर्टिकल्स बार ग्राफ को ही शो करना है, और मेन है स्केल को ध्यान रखना कि आप स्केल किस तरीके से ले रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कई पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, सारे पार्ट्स आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।